the specific, in this process we control the specific gene, control the specific gene by silencing specific mRNA, by silencing specific mRNA. Full stop. In the process, a double-stranded DNA, in the process, a double-stranded RNA, a double-stranded RNA molecule is double-stranded RNA molecule is produced which prevent the process of translation. ठीक है, और वो मैंने लिखवा दिया था मेलिडोगोइनी इनकॉग्निशिया, लिखा दिया था ना? यस सर। है ना, बाकी प्रोसेस लिखवा दी थी, ये उसकी डेफिनेशन थी। अब ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं, ये आरएनए इंटरफेरेंस हो गया, है ना। और एजीबीटी मैंने बता दिया था ना, एग्रीबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन क्या है, बता दिया था ना एजीबीटी। नो सर। हाँ पक्का, हो ही नहीं सकता। देखो देखो जब इंटरफेरेंस समझाया तो एजीबीटी बताया होगा ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन। एक और बार बताइएगा। हाँ एक और बार बता दीजिए। हाँ ठीक है बताता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि एक वो है क्या कहते हैं, एक हमारा निमेटोड है ना, तो निमेटोड का जो वो निमेटोड किसको बीमारी फैला, किसको नुकसान पहुंचा रहा था, तो टोबैको प्लांट को मैंने आरएनए इंटरफेरेंस में बताया था कि टोबैको प्लांट के को नुकसान पहुंचाने वाला एक निमेटोड है, उसका नाम है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। इनकॉग्निशिया, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। तो इस मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया में इसमें ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के लिए हम लोगों ने एक वेक्टर चुना, है ना, एक प्लाज्मिड इन्फेक्ट चुना। तो हमने एक प्लाज्मिड चुना, उस प्लाज्मिड का नाम क्या है, उस प्लाज्मिड का नाम है एजीबीटी, है ना। एजीबीटी कहाँ से आया, एजीबीटी प्लाज्मिड हमने निकाला किससे, एग्रो बैक्टीरियम रुकना जरा एक मिनट। तो मैंने आपको बताया था कि ये देखो, तो मैंने कहा था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन,
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन एक बैक्टीरिया है। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन जो बैक्टीरिया है, इससे हमने एजीबीटी निकाला है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन क्या कॉज करता है? इट कॉजेस ट्यूमर इन प्लांट्स, है ना। तो हमने इससे एजीबीटी वेक्टर निकाला है। इस एजीबीटी वेक्टर से हमने वो आरएनए पास किया जो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। अब याद आ गया? यस सर। ठीक है ना। तो एजीबीटी को, और इसमें क्वेश्चन क्या है, एजीबीटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो ये चीज हमने बात कर ली थी पहले ही। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा हो तो नोट कर लो। तो ये था आरएनए इंटरफेरेंस। अब देखो, अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपसे, और नीट में भी पूछा जाता है। बट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट, क्योंकि नीट के लिए हिसाब से थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाता है ना। तो देखिए, अब समझिए बात कि भाई ये है क्या। आप समझिए पहले इंसुलिन क्या है ना। तो इंसुलिन तो पता होगा क्या काम करता है, पता है? तो देखो, अलीना, क्या काम करता है इंसुलिन? सर ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। हाँ, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? इट कंट्रोल ब्लड शुगर। आपको मैं रिवाइज कराता हूँ, 11th में आपको पढ़ाया था। कंट्रोल ब्लड शुगर। तो कैसे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है? तो इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन, है ना, और अ प्रोटीनिशियस हार्मोन। ये क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन ब्लड। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लाइकोजन, है ना, जो कि लिवर में स्टोर होता है। अब वो अलग बात है, ग्लूकागान उल्टा काम करता है। तो ये काम हमारा क्या है? इंसुलिन। अब होता क्या है, इंसुलिन निकलता कहाँ से निकलता भाई लोगों इंसुलिन? पेनक्रियास के सेल में से। हाँ, तो हमारे पैंक्रियाज में, तो हमने ये पढ़ा था, बहुत ध्यान से समझना है। पैंक्रियाज में, तो ये हमारा हमने पढ़ा हुआ था 11th में कि ऐसा ह्यूमन फिजियोलॉजी में किस तरह का हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करता है, डाइजेस्टिव जूसेस भी निकालता है और हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है। इसीलिए इसके दोनों तरह की का, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो ये दोनों तरह के फंक्शन करती है ना, अलग दो तरह के, इसलिए हेट्रोक्राइन ग्लैंड करते हैं। तो पैंक्रियाज के अंदर हमने देखा था कि इस तरह की कुछ सेल्स पाई जाती है ना। तो ये जो सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। याद आया? बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना अलीना? तो यस बीटा सर। सेल ऑफ लैंगरहैंस क्या सीक्रेट करती हैं? इंसुलिन का सीक्रेशन। तो अब इंसुलिन का सीक्रेशन इन बीटा सेल के अंदर क्या है? तो बीटा सेल के अंदर इंसुलिन को सीक्रेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, उसको हम आई जीन कहते हैं। तो एक आई जीन है जो इंसुलिन को सीक्रेट करने का काम करती है। कहाँ पाया जाता है? बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इंसुलिन की कहानी समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जिसको कहीं पे भी डाउट हो तो पूछिएगा। अब इंसुलिन की कहानी ये है कि इंसुलिन ऐसे नहीं प्रोड्यूस होता। तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करती हैं? प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन का क्या मतलब हुआ भाई? इनएक्टिव इंसुलिन। वेरी गुड। तो प्रो इंसुलिन का मतलब हुआ ये इनएक्टिव इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो प्रो का मतलब ही होता है इनएक्टिव। अब ये जो प्रो इंसुलिन है, ये तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तीन, इनफैक्ट तीन अलग अलग तरह की चेन से मिलकर के बना हुआ है। तो किससे मिलकर बना हुआ है? ए पॉलीपेप्टाइड, ए पॉलीपेप्टाइड, बी पॉलीपेप्टाइड और सी पॉलीपेप्टाइड। ये तीन चेन से मिलकर के बना हुआ है। तो देखो, यहाँ पर क्या है, ये हो गई ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये वाली जो इंसुलिन की चेन है, ए पॉलीपेप्टाइड, इसी के साथ में जुड़ी हुई है
ये बी पॉलीपेप्टाइड चेन, और बी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ में ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अभी ये इनएक्टिव इंसुलिन है, हम प्रो इंसुलिन की बात कर रहे हैं, और ये आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है मैचुरेशन, हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोसेस है। तो पहले प्रो इंसुलिन बनता है, फिर मैचुरेशन की प्रोसेस होती है। मैचुरेशन प्रोसेस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ सी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सी पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सी पॉलीपेप्टाइड चेन निकाल, सी पॉलीपेप्टाइड चेन के निकालते ही ये इंसुलिन कन्वर्ट हो गया किसमें, एक्टिव इंसुलिन में। और क्या हुआ, इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। वही इसमें डाइसल्फाइड ब्रिज जैसे बनेंगे, डाइसल्फाइड, है ना। नाउ इट बिकम एक्टिव। अब किसी बंदे को डायबिटीज है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि उसके अंदर ये इंसुलिन काम नहीं कर रहा। आप इसको उतार लो पहले, नो कॉपी करो जल्दी, वो कॉपी करो। और कॉपी करके मुझे बताइए। डन। एक सेकेंड सर। डन सर। अब देखो, अब क्या है, तो होता ये था, अब मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल में थोड़ा बता देता हूँ कि होता ये था। मैं आपको पूरी कहानी लिखवा दूंगा, है ना, ये बात पूरी लिखवा दूंगा। अब होता ये था कि पहले जो जिन लोगों को डायबिटीज होता, तो हमें पता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है। तो जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बीटा सेल से कम होता है, मतलब आइजीन कम एक्टिव हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि न्यूट्रिशन की कमी से, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है इन द नट सेल। अब क्या है कि इंसुलिन कम प्रोड्यूस होने की वजह से पूरा का पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। ग्लूकोज सिंपल शुगर है, ग्लाइकोजन एक कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो, जिसकी वजह से ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर रह जा रहा है, वो यूरिन के थ्रू निकल रहा है और बाकी ऑर्गन में जाकर के उनको भी डैमेज करने का काम। तो स्टार्टिंग के डेज में, पुराने समय पे जब बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी तो 1985 के बाद आई, 1985 के बाद एप्लीकेशन वाला पार्ट आया, और 82 से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं। तब उस समय क्या किया जाता था कि जो जानवरों को मारा जाता था, स्लॉटर्ड किया जाता था डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से, व्हाटएवर द पर्पस में भी। तो जो स्लॉटर्ड जानवर होते थे, उन स्लॉटर्ड जानवरों से इंसुलिन निकाला जाता था। और मेनली इंसुलिन किनसे निकाला जाता था, जो स्लॉटर्ड जानवर होते थे उनमें भी मेनली निकाला जाता था। एक तो हॉर्सेस से निकाला जाता था, और दूसरा पिग से निकाला जाता था। अब भाई इस इंसुलिन को लोगों को निकाला गया, इनके पैंक्रियाज से फिल्टर किया गया और लोगों को लगा दिया गया। अब यहाँ पर दो तरह की समस्याएं आती हैं। ठीक है, पहला कि ये दूसरे जानवर की बॉडी का इंसुलिन, बायोलॉजिकल ओरिजिन का इंसुलिन था।
तो बहुत सारे लोगों की बॉडी में लगाने के बाद उनकी बॉडी में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता था, मतलब एलर्जन। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज था, बहुत सारे लोग इथिकल इश्यूज से इसको नहीं लगवाना चाहे, ठीक है। बहुत सारे लोग लाइक दे डू नॉट हार्म एनी एनिमल, तो वो लोग नहीं लगवाना चाहेंगे। स्टिल देयर आर नंबर ऑफ द पीपल हु डू नॉट यूज लेदर, ना। तो वो भी एक तो एथिकल इशू हो गया और दूसरा बायोलॉजिकल इशू हो गया। तो दोनों तरह से इंसुलिन। अच्छा, तीसरी एक और बात, क्राइसिस। इंसुलिन एक बहुत नॉर्मल बीमारी है, कितने जानवर मारोगे, कहाँ से इतना इंसुलिन निकालोगे। तो ये 3 समस्याएं थी जिसकी वजह से ये चीज सर्वाइव या सस्टेन नहीं कर, ठीक है। चलो नोट करो पहले बात को, है ना। इंसुलिन इज produced in human body. Insulin is produced in human body in the form of insulin is produced in human body in the form of proinsulin. In the form of proinsulin. Full stop. Proinsulin is made up of proinsulin is made up of 3 polypeptide chain. 3 polypeptide chain. They are A, comma, B and C respectively. They are A, B and C respectively. Full stop. During the maturation process, proinsulin is converted into insulin. During the maturation process, proinsulin is converted into insulin. Proinsulin is converted into insulin. Full stop. In this process, polypeptide C chain, in this process, polypeptide C chain is removed. In this process, polypeptide C chain is removed. And the insulin becomes active. Next point. The active insulin is made up of 51 amino acids. Active insulin is made up of 51 amino acids arranged in 2 polypeptide chain. Arranged in 2 polypeptide chain, where chain A have 21 amino acids, where chain A have 21 amino acids, and chain B have 30 amino acids. ठीक है, clear? Yes, sir. Next point. Previously, insulin
obtained from insulin used to be previously insulin used to be extracted from the cattle's body to cure human diabetes. Human insulin, full stop, इसी में लिखेंगे. Human insulin is slightly differ from cattle insulin. Human insulin slightly differ from cattle insulin in amino acid sequence. तो कैटल के बाद क्या लिखा? Human insulin slightly differ from cattle insulin in amino acid sequence. In amino acid sequence. Next point. Injecting this insulin injecting this insulin causes allergy. ठीक है. Next point. The insulin of animal origin also have insulin of animal origin also had ethical issue and limited in production. Next heading डालेंगे genetically engineered. सर हाँ जी. सर कुछ लोगों में डायबिटीज का रीजन ये भी होता होगा ना कि उनका इंसुलिन मैच्योर ही नहीं होता होगा. हाँ, मे बी राइट, ये भी हो सकता है. तो वही देखो, या तो न्यूट्रिशन की वजह से हो या तो जेनेटिकल होगा. जेनेटिकल में क्या है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन ही वीक है, इसलिए डॉक्टर पूछता है कि जेनेटिकल तो नहीं है ना. तो हालांकि ये जो ये डायबिटीज इंसिपिडस है, ये जेनेटिकल नहीं है, मेलिटस वो है. और फिर एक और चीज है कि फिजियोलॉजिकल हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. ये भी एक रीजन हो सकता है कि मैच्योर ही ना हो, क्योंकि मैच्योर करने के लिए भी तो एंजाइम चाहिए होगा, है ना. तो हेडिंग डालेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. अब देखो हमने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाया. देखता होगा डायग्राम होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको. देखो, अब हमने कहा कि भाई बायोटेक का यूज किया जाएगा, ये सब काम छोड़ो, ज्यादा बनाएंगे इंसुलिन और इथिकली बनाएंगे. तो साइंटिस्टों ने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया कि दो लिए प्लाज्मिड, है ना. अब प्लाज्मिड में इंसुलिन जीन विद ए सब यूनिट, है ना, इंसुलिन जीन विद बी सब यूनिट. Insert the genes each of two insulin polypeptide. Next, highly expressed gene
बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक जीन है, उसके बगल में साइड में एक में ए वाला जीन डाल दिया, दूसरे में बी वाला जीन डाल दिया। तो एक में ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला जीन डाल दिया, दूसरे में बी पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला जीन, अलग अलग, है ना। अब हमने क्या किया, हमको सी तो बनाना ही नहीं, सी तो यूजलेस है। अब क्या किया गया, इस इंसुलिन को हमने सॉरी इस प्लाज्मिड को, इस वेक्टर को इंसर्ट करा दिया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया कौन सा था हमारा, वही फेवरेट वाला ई कोलाई बैक्टीरिया। तो हमने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्म ई कोलाई, तो ट्रांसफॉर्म्ड बन गए कि इसके अंदर हमें डाल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये वाले ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने लगे और ये बी पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने क्या किया कि दोनों को, जो ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड चेन थे, इन दोनों को निकाल लिया, है ना। अब इन दोनों को निकालने के बाद हमने क्या किया, दोनों को फ्यूज करा दिया, दोनों के बीच में बना दिया डाइसल्फाइड ब्रिज, और इससे हमने सीधे एक्टिव इंसुलिन बना दिया। इस तरह से जो एक्टिव इंसुलिन बनाया गया उसको हम लोग ह्यूमिलिन कहते हैं, जो पहला इंसुलिन बनाएगा उसको ह्यूमिलिन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि लाइक इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमिलिन, है ना, ये ह्यूमिलिन क्या होता है। इसका लो स्क्रीनशॉट और फिर मैं आपको ये बात लिखवा देता हूँ। क्लियर है ना, सबको समझ में आ गई होगी ना। सर Yes, sir. प्लाज्मिड में इंसर्ट किया ना ये हाँ, एक प्लाज्मिड में हमको तो पता है ना कि हम लोग कोई भी जीन ट्रांसफर करने के लिए प्लाज्मिड वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, सर। है ना। तो या तो हम प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं या बैक्टीरियोफेज यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने प्लाज्मिड यूज किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट करिए। फॉर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, following step, for production of human insulin, for production of human insulin, following process, for production of human insulin, following process, following steps were followed. First, using a specific technique, the plasmid of E. coli, using a specific technique, plasmid of E. coli was removed and isolated. Plasmid of E. coli was removed and isolated. Next point, the isolated plasmid opened with restriction endonuclease. Isolated plasmid opened with restriction endonucleases. Full stop. And अच्छा इसी में लिखें, the human insulin gene was inserted. Human insulin gene was inserted in open site. Next point, after inserting insulin gene, it is sealed with
sealed with ligases. It is sealed with ligases. Full stop. This recombinant plasmid is again introduced. This recombinant plasmid again introduced in host cell. Next point. Now, the genetically engineered E. coli. Now, the genetically engineered E. coli is capable of. Now, the genetically engineered E. coli is capable of producing human insulin. Next point. Polypeptide A and polypeptide B, polypeptide A and polypeptide B genes were polypeptide A and polypeptide B genes were further polypeptide chain A and polypeptide chain G, polypeptide chain B were further fused with disulfide bridge. Further, Polypeptide chain A and B were further fused with disulfide bridge. That's how human insulin produced artificially. चलो नोट करो, नेक्स्ट नोट करके लिखो, ये नीट का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। और ये ह्यूमिलिन बनाना या इंसुलिन बनाना ये 5 मार्कर क्वेश्चन में आता है और आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा और डायग्राम जरूर बना के आइएगा, अगर आपसे पूछा जाए पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। नोट पे लिखो, द कंपनी दैट डेवलप्ड genetically engineered E. coli, genetically engineered E. coli that makes human insulin. The company that developed genetically engineered E. coli which produces human insulin was Genentech. तो काम Genentech ने किया, was Genentech, not Genentech, Genentech. Genentech अलग कंपनी है, मेडिसिन। Genentech was developed by Genentech. फुल स्टॉप। और ये कब हुआ था? 1978 में हुआ, 1978, है ना? नोट करेंगे। This technique was purchased by another American company,
नेम्ड इलीलिली, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, इलीलिली in 1982, इलीलिली in 1982. Full stop. इलीलिली launched first genetically engineered insulin. इलीलिली launched first genetically engineered insulin with the name of Humulin, with the name of HUMULIN, with the name of Humulin. ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी किसके लिए? ह्यूमिलिन के लिए। समझ आ गया भाई? किसी को कोई डाउट हो पूछिए। कोई डाउट नहीं? चलो, अगर डाउट नहीं तो बहुत बढ़िया बात है। सबको क्लियर है ना? मरियम समझ आया? यस सर। देखो, अब नेक्स्ट है जीन थेरेपी। क्या चीज है? जीन थेरेपी भी नहीं पढ़ा ना? जीन थेरेपी, अब देखो भाई जीन थेरेपी क्या चीज है। अब देखो जीन थेरेपी में, अब पहले कहानी सुनते हैं। एक बच्ची थी 4 साल की, है ना? तो उस 4 साल की बच्ची के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना? एक बीमारी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एडीए डेफिशिएंसी, है ना? एडीए डेफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डाई एमिनेज डेफिशिएंसी, एमिनेज डेफिशिएंसी। अब ये है क्या चीज? ये जो एडीए है, ये एडीए कैसे फंक्शन करता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, है ना? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम के लिए, राइट? मतलब डिजीज से फाइट करने के लिए। इसके बिना इम्यून सिस्टम काम नहीं करता बंदे का, है ना? अब क्या होता है, ये जो एडीए होता है, अब किसी बंदे के अंदर ये एडीए नहीं होता, है ना? तो एडीए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी इज कॉज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना क्यों कॉज होती है। डेफिशिएंसी इज कॉज्ड ड्यू टू जीन डिलीशन। समझ आया? यस जिस सर। बंदे के अंदर ये डिफिशियंसी है, उसके अंदर ये जीन ही डिलीट हो गया, है ना? तो अब क्या होता है, उस बंदे का जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। अब इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, तो इम्यून सिस्टम के काम ना कर पाने की वजह से अब बंदा मर जाएगा, है ना? सर एडीए है क्या? ये ऊपर लिखा ना एडेनोसिन डाइअमीनेज एंजाइम है, ठीक है? ठीक, अब देखो इसका क्या तरीका है, इसकी क्योर क्या है। कैसे उस बंदे को बचा सकते हो? अब उसके अंदर तो एडीए नहीं बनना है, एडीए नहीं बनना मतलब इम्यून सिस्टम नहीं है, बिल्कुल वही उसका वही हाल है जो एड्स वाले बंदे का हाल है, एचआईवी वाले का जो हाल है वही इसका हाल है। अब कैसे इसको बचाओ? तो सबसे पहला तरीका आता है एंजाइम रिप्लेसमेंट। तो क्या है, सपोज दैट मैं ऐसे आदमी को जानता हूं, तो मैं अपना ब्लड दूं, मेरे ब्लड से एंजाइम निकाला जाए, उसको बार बार एंजाइम के इंजेक्शन लगाए। अब ये परमानेंट प्रोसेस नहीं है और ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं।
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा, इस बंदे की बोन मैरो चेंज कर दी, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब आपको ही पता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट पहले करना ही कोई बच्चों का खेल नहीं। दूसरी चीज, बोन मैरो इजीली मैच नहीं करती। कोई जरूरी नहीं कि बोन मैरो हमारे भाई बहन या माँ बाप से मिलती है, ठीक है, क्लोज रिलेटिव से। वो साइंस ये कहती है कि क्लोज, डॉक्टर ये कहता है भाई क्लोज रिलेटिव से मैच कर सकते। अब तीसरा तरीका क्या है? थर्ड प्रोसेस हमारे पास है जीन थेरेपी। अब एक्चुअली क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। जीन थेरेपी, तो यहां तक तो सबको क्लियर है ना? यस। अब देखो, चलो पहले इसको पढ़ो, सॉरी इसको नोट करो, लिखवा दूंगा, शॉर्ट में नोट करते हो। हो गया, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं जीन थेरेपी में। हम जीन थेरेपी कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमने 4 साल की बच्ची के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, जीन थेरेपी फॉर एडीए। तो हमने क्या किया कि जो भी पेशेंट था, है ना, लिम्फोसाइट उसकी निकाल ली, मतलब डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट वर टेकन आउट। तो पेशेंट का लिम्फोसाइट हमने निकाल लिया। अब हमने क्या किया, ये जो पेशेंट की जो लिम्फोसाइट थी, मतलब बोले कि डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट बोले तो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी ग्रोन outside of body in कल्चर मीडियम। तो हमने शरीर के बाहर कल्चर मीडियम में डब्ल्यूबीसी को ग्रुप कर दिया, बहुत सारे डब्ल्यूबीसी पड़ते हैं। अब ये क्या है कि इसके अंदर, इस सेल के अंदर क्या था, जीन की कमी है ना। कौन सा जीन? वो एडीए जीन नहीं है। तो हमने क्या किया, एडीए जीन इंसर्टेड इन WBC, or we can say lymphocyte of patient through vector, तो वेक्टर से जीन ट्रांसफर कर दिया गया, एडीए वाला जीन ट्रांसफर कर दिया गया, है ना। नाउ द transformant lymphocyte multiplied again और उसके बाद क्या हुआ, they were inserted in body of patient। तो उसी की WBC हमने निकाला, निकालने के बाद उसमें ये जीन डाला, जीन डालने के बाद फिर से उसको रिकॉम्बिनेंट बना के फिर ग्रो किया, और ग्रो करके हमने इंसर्ट डाला। लेकिन ये दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। क्यों? ये 4 साल की बच्ची के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया और सक्सेसफुल रहा, लेकिन भाई साहब क्योंकि WBC और लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल, दे हैव टू डाई वन डे। तो ये प्रोसेस भी लगातार नहीं हो सकता है कि लिम्फोसाइट, इसकी लिम्फोसाइट 2-4 साल 5 साल तक है, लेकिन ये लंबा सोल्यूशन।
एक लंबा, ये शॉर्ट सोल्यूशन है, एक लंबा सोल्यूशन, तो हम इस सोल्यूशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन एक ही, कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, है ना, उस स्टेज में अगर हम जीन ट्रांसफॉर्म कर देते या जीन थेरेपी कर देते तो ये परमानेंट, इट वुड हैव बीन द परमानेंट सोल्यूशन। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर टू एवरीवन? सर पर एम्ब्रियो से स्टेज में पता कैसे चलेगा? वो तो बेटा जेनेटिक काउंसलिंग से पता लग जाएगा। अब आने वाले भविष्य में, मतलब हमारे बाद वाली जो जनरेशन, इनफैक्ट आपके बाद वाली जो जनरेशन होगी, मतलब आपके जस्ट बाद जो जनरेशन आने वाली होगी, उनको मेरे हिसाब से 15-20 साल के बाद आदमी को जेनेटिक काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से बहुत सारे कंट्रीज में स्टार्ट हो गया होगा। जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होगा, जो भी अभी क्या होता है, अभी अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग कास्ट में लोग अलग अलग सिस्टम फॉलो करते हैं। कुछ लोग कुंडली देखते हैं, कुछ लोग कुछ मैच करते हैं, है ना। अब जो कॉर्पोरेट में होते हैं वो सैलरी स्लिप मैच करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब आगे आने वाले टाइम पे डेटा होगा जो जीन काउंसलिंग का होगा। अब जीन काउंसलिंग क्या, मैंने आपने मेरी एक सेल निकाली, सेल निकलवा के जीन काउंसलिंग के लिए भेज दी, पूरा डेटा निकाल आएगा कि इस आदमी के अंदर कौन सा डिफेक्टेड जीन है, आगे आने वाले बच्चों में क्या ऐसा डिफेक्ट आ सकता है, क्या बीमारी आ सकती है, सब कुछ निकल कर आता है, ठीक है। और यही हाल मतलब फीमेल्स के साथ में भी होगा। तो उस डेटा को, उसको जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। अब जेनेटिक काउंसलिंग से पता लगा कि मदर के अंदर तो कोई बीमारी का जीन नहीं है, लेकिन फादर के अंदर हीमोफीलिया का जीन है ना। तो अब क्या किया जाएगा, फादर के अंदर जो हीमोफीलिया का जीन है, ये कोई सभी एडीए का ही जीन है, एडीए का जीन ही नहीं फादर के अंदर, तो क्या करेंगे, मदर वाला एडीए का जीन निकालेंगे और वो फादर वाले में चिपका देंगे, बन गया एम्ब्रियो। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अब ये अगले जनरेशन में जाने से जो जेनेटिकल डिसीजन को रोक पाएंगे, ऐसा ऐसा पॉसिबल। तो उसको हमने क्या कहा, जीन एडिटिंग कहा। किसको? उस प्रोसेस को, सॉरी, जीन जेनेटिक काउंसलिंग कहा। बीमारी पढ़ना, रीड करना, जेनेटिक काउंसलिंग कहा। जेनेटिक काउंसलिंग के बाद हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग किया, जिसने जीन को एडिट किया, जीन एडिटिंग किया। किस प्रोसेस के थ्रू? जीन थेरेपी के। समझ आया? यस सर। नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे चला जाए। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, तो सबको क्लियरली एकदम समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी, 3 मार्क्स पे आ गया क्वेश्चन। चलो नोट करो, पहले डेफिनेशन नोट करो, जीन थेरेपी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में वन डे enable genetic engineering may one day enable medical scientists to replace defective gene responsible for hereditary disease with normal genes. The new system of medicine is called gene therapy. Full stop. Or we can say
treatment of genetic disorder, treatment of genetic disorder by manipulating gene, by manipulating gene is called gene therapy. नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, a genetic disorder caused by a single defective allele, a single defective allele can be theoretically set right by replacing सर theoretically, हाँ, ये तो मतलब नई टेक्नोलॉजी है, डेवलप हो रही है, मतलब हर जीन को अभी हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाए। मैंने कहा ना कि आने वाले 20 सालों में भविष्य है, ये मेडिसिन का फ्यूचर है, ये तो एक्सपेरिमेंटल वे में चल रहा है अभी तो प्रोजेक्ट। theoretically set right by replacing or supplementing defective allele with normal functional allele, with normal functional allele. Through recombinant DNA technology. Next point. The first clinical therapy was given to a 4-year-old girl with ADA deficiency. The therapy was given in 1990, 1990. ठीक है, next point. In this process, lymphocyte, first point, in the process, lymphocyte of the patient were extracted. In the process, lymphocyte of patient were extracted and grown in artificial medium, outside of, give me just a second.
were grown outside of the patient body in a cultural medium, in a cultural medium, in a cultural medium. Next point. ADA gene was inserted. ADA gene was inserted in these WBC with the help of vector. Full stop. Next point. By this process, genetically engineered lymphocytes, by this process, genetically engineered lymphocytes, by this process, genetically engineered lymphocytes were produced. By this process, genetically engineered lymphocytes were produced which have ADA gene. Next point. These transformed lymphocytes were cultured and multiplied. These transformed lymphocytes were cultured and multiplied. Full stop. These lymphocytes were again inserted in the body of patient. These lymphocytes were again inserted in the body of patient. One last point. The above process is gene therapy, but as the lymphocytes are not immortal, hence it is also not a permanent solution. Full stop. If we use the therapy at embryonic stage, it could be a permanent solution. क्लियर है भाई? हाँ जी, सबको क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। पीसीआर मैं आपको बता ही चुका हूँ। एलिजा टेस्ट जानते हो ना, एड्स के लिए होता है, एचआईवी के लिए पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो एलिजा याद है ना? जी, एलिजा क्या है? पीसीआर ही है। एलिजा टेस्ट एड्स के लिए होता है, नोट कर लो। एचआईवी के लिए,
एक और चीज, अब आ जाओ कि अब आ जाते हैं, तो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है और अब मतलब ये चैप्टर भी आपका भी खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या क्या इसका यूज है, अच्छा निकालेंगे। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ। अब पॉइंट के फॉर्म में लिखते आना। फर्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, diagnosis of disease, full stop. Disease like HIV and hepatitis B can be diagnosed with help of this technology. Next point, gene therapy, third, production of genetically modified organism, the transgenic, production of genetically modified organism, that is transgenic. Next, crop protection, क्रॉप प्रोटेक्शन हमने पढ़ा, बीटी कॉटन वगैरह, क्या है क्रॉप प्रोटेक्शन? ही क्रॉप प्रोटेक्शन एंड minimize the uses of antibiotic, sorry, minimize the uses of insecticides and pesticide, minimize the uses of insecticide and pesticide. Next point, synthesis of useful substances, synthesis of useful substances जैसे इंसुलिन. 6, insect control, 7, increasing productivity, अब देखो एथिकल इश्यूज क्या है. एथिक्स क्या है सोसाइटी में? एथिकल वो है जो सोसाइटी जिसको कहती है विच वी कैन डू, और अनएथिकल क्या है? विच वी कांट डू. तो क्या है एथिकल और अनएथिकल में? यही फर्क है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, है ना. तो एथिकल इश्यूज यही है कि क्या किया जा सकता है. तो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ साइंटिस्टों का मानना है, समझिए, बीटी कॉटन को भी इतनी आसानी से अप्रूव नहीं किया गया, इसमें भी बहुत बवाल मचा. बीटी कॉटन में भी क्या, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो बीटी टॉक्सिन है वो एक लंबे समय के बाद जब ह्यूमन की बॉडी में जा करके ह्यूमन की जो हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसको जाके इन्फ्लुएंस करेगी और उसको खराब कर सकती है. तो ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ हजार्ड. दूसरा क्या है, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि हम बायोडाइवर्सिटी के साथ में छेड़छाड़ कर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म बनाने का मतलब एक नई स्पीसीज बनाने की प्रोसेस.
और वो स्पीसीज एक लंबे समय के बाद इकोलॉजी में क्या इम्पैक्ट डालेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल था। तो ये भी एक एथिकल इश्यूज है। अब अनएथिकल क्या था? चाइना ने बायोटेक का यूज करके कोरोना वायरस तो बनाया, ऐसे थोड़ा बना लिया घर में कोई, है कि नहीं? तो बायोटेक का यूज किया चाइना ने। तो चाइना ने बायोटेक का यूज करके एक वायरस बनाया जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान। तो भाई ये क्या था? अनएथिकल यूज था बायोटेक्नोलॉजी का। इन सब प्रोसेस को अब साइंटिस्ट हर लैब में कोई ना कोई चीज बना रहे हैं। वो सही है या गलत है उसको डिसाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिल करके एक बॉडी बनाई। वो बॉडी क्या करेगी? वो अप्रूवल कमेटी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए गए किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उन सबको जब तक वो अप्रूव नहीं करेगी तब तक आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो उसको हमने कंट्रोल करने के लिए यही इसके एथिकल। समझ आया भाई? यस सर। चलो नोट करो एथिकल इश्यूज। मीनिंग ऑफ एथिकल is doing meaning of ethical is doing right thing to society. Meaning of ethical is doing right things to society. And unethical means to harm the society. Next point. In case of biotechnology, ethical issues have started arising. Ethical issues have started arising in various societies. Full stop. Objections are being raised. Objections are being raised to genetic modification as the people all over the world, people all over the world feel that GM food, people all over the world feel that GM food have acted in unethical ways. ठीक है? Next point. Government of India have set up GEAC. Government of India have set up GEAC, genetically engineering approval committee. Genetic engineering approval committee. Genetically engineering approval committee. So government of India have set up genetically engineering approval committee under the Ministry of Environment, and Forest.
full stop. The body will regulate research, do the testing and approve the commercial release of GM crops. नेक्स्ट, बायो पेटेंट क्या चीज है? बायो पेटेंट, तो देखो बायो पेटेंट क्या है। हमने कहा कि देखो भाई साहब, हमारे यहाँ अमेरिका ने पहले बासमती क्या किया, पेटेंट करा लिया। हम गए इंटरनेशनल जो पेटेंट बॉडी है, तो हमने कोर्ट मूव कर गए और हमने इंटरनेशनल पेटेंट बॉडी को कहा कि भाई साहब, बासमती इंडिया में हजारों साल से उगाया जा रहा है, 3000 साल से ऊपर का हमारा रिकॉर्ड है बासमती कश्मीर वाले रीजन, और एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है, मतलब कि ये पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ही ग्रो किया जाता है, और इसका आप पेटेंट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे कंट्री की क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स है। तो हमने उनका पेटेंट कैंसिल करा दिया और बासमती को जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। तो पेटेंट क्या है, ऐसे हल्दी का उन्होंने करा रखा था, वो हमने इनका कैंसिल करवा दिया। तो हमने कहा कि ये हमारी चीज़ों की धरोहरें हैं और इसको हमने पेटेंट करा रखा। तो हमने पेटेंट जब करा लिया, तो कोई भी बंदा अगर क्या बोलते हैं, बासमती जैसा कोई ट्रांसजेनिक राइस बनाएगा, कुछ भी करेगा, उसका कॉमर्शियल कुछ भी करेगा, आप बासमती ले जाओ, अपने घर में उगाओ, खेत में उगाओ, आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको उगा करके बेच नहीं सकते बासमती के नाम, बिना इंडिया की इजाजत के। और अगर आपको बेचना है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अप्रूवल के साथ में आपको रॉयल्टी भी भरनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप कर सकते हो। बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथराइजेशन के आप नहीं कर सकते। दिस इज द बायोपेटेंट, है ना। तो पेटेंट किसका होता है? पेटेंट होता है रिसोर्सेज का, इंटेलेक्चुअल्स का, इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस का, वगैरह वगैरह। तो नोट करेंगे बायोपेटेंट। बायोपेटेंट इज a government protection to an inventor of biological material, securing to him for a specific time, the exclusive right of manufacturing, exploring, using and selling an invention। क्या मतलब हुआ? अब इसका ये मतलब हुआ कि जैसे इसने, मान लो इसने, अलीना ने एक बैक्टीरिया बना दिया। अब इसने एक बैक्टीरिया बनाया, वो बैक्टीरिया प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। उस प्रोटीन की खास बात है, उसका इंजेक्शन जिसको लगा दिया जाए वो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा। ये क्या करेगी, जाएगी सीधे पेटेंट करा लेगी, बिना इसकी इजाजत के कोई भी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम। तो अच्छा, इसको हाँ, इसकी बायो पेटेंट कराएगी। तो कोई भी इन्वेंशन का जो पेटेंट होता है 20 साल के, इसका 20 साल के लिए पेटेंट होगा। 20 साल तक बिना अलीना की इजाजत के उस बैक्टीरिया का यूज, उस जीन का यूज कोई नहीं कर सकता। आपको यूज करना है, इसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज बायो पेटेंट। इसी को आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी इसी को बोलते हैं। तो बिना इसकी इजाजत के और कोई भी यूज करेगा, उसको रॉयल्टी देंगे। 20 साल बाद इसका जो पेटेंट है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी यूज कर सकता है, उसको फ्री है, उसको किसी को पैसे देने के। तो टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, तो ये होता है बायोपेटेंट, है ना। वन लास्ट जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, बायोपायरेसी। अब बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी है बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या है? किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को कॉपी कर देना। अमेरिका की एक कंपनी ने क्या किया कि हमारे यहाँ जो नीम का जीन होता है उसको कोड कर दिया। नीम के जीन को
निकाल लिया, निकाल करके एक बैक्टीरिया में डाल करके मेडिसिन बनाना शुरू कर दिया और हमको पता लग गया। हमने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्या है, कि हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्स है, बिना हमारी इजाज़त के नहीं कर सकते हो। हमने उस कंपनी का पेटेंट कैंसिल करवा दिया। हमने कहा आप नीम अपने घर में उगा सकते हो, आप नीम खा सकते हो, आप नीम से मेडिसिन बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसको बेच नहीं सकते। आप पर्सनल यूज़ के लिए तो नीम कर सकते हो, लेकिन उसका कमर्शियलाइज़ेशन आप नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, नीम के जीन को चुराया, ये बायोपायरेसी। तो किसी भी कंट्री का नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल जीन चुराना, बिना उसकी इजाज़त के उसको यूज़ करना चुराने ही हुआ, और इसी को हम बायोपायरेसी। ठीक है? तो नोट कर लो। बायोपायरेसी इज़ थेफ्ट, बायोपायरेसी इज़ थेफ्ट, robbery of biological theft, robbery of biological resources, sorry, biological and genetic resources, biological and genetic resources indigenous to country. Full stop. The process of biopiracy, the process of biopiracy involve, the process of biopiracy involve collection of sample of biological resources, which can be done unnoticed, which can be done unnoticed. So guys, that's it for biotechnology. We have completed even second chapter of biotechnology. तो हमारा बायोटेक पूरा हो गया है, ठीक है? पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। और अगर आप बोर्ड के एंगल से देखें तो हमने अप्रोक्सीमेटली 80% सिलेबस कवर कर लिया। अगर आप नीट के एंगल से देखें तो हमने 65% सिलेबस कवर कर लिया। ठीक है? क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? यस। तो पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत टाइम से पहले ही हम लोग। आप ये सोचिए कि हमारा सिलेबस इतना हो चुका है कि अगर इमरजेंसी में 1 महीने बाद एग्जाम हो तो हम लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट कर अपना बायोलॉजी। तो आपको बिल्कुल चिल मारो, टेंशन नहीं लेना, लेकिन रिवीजन करते रहो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहो, पूछते रहो चीज़ों को, जो ना समझ में आए डाउट क्लियर कर लीजिए, वरना फिर दिक्कत। ठीक है सर आप वरना फिर बैकअप देंगे? हाँ जी बेटा, सर बैकअप। हाँ जो रह गया होगा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या रह गया? सर रिप्रोडक्शन पूरा। रिप्रोडक्शन, ओके चलो।